बात ये देवरिया के हम्म, देवरिया जनपद के ये हाँ किसान मोर्चा के सारे साथीगण हैं और गए थे उज्जैन घूमने दतिया दर्शन करने। तो लौटते हुए इनकी जिज्ञासा थी कि जरा ये जीवामृत का क्या खेल है इसको समझना था। तो आप लोगों ने अभी जो सुना है सोशल मीडिया में कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, यानी कि किसान को योजनाओं के माध्यम से जो लाभ दिया जा रहा है उनको सिखाया जाता है कि देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का गौमूत्र 10 किलो, बेसन 1 किलो, गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की ढकी एक ड्रम में डालिए और 72 घंटे में जीवामृत तैयार। देश का चूंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, पालेकर जी इसको प्रमोट करते थे, फिर और भी लोग प्रमोट करने लगे, फिर गवर्नमेंट ने इसको अपना एजेंडा बना लिया कि भाई। तो दरअसल होता क्या है कि जो नीति निर्माता है उसको जो लोग टेक्निकल बताएंगे वो मानेगा। अब टेक्निकल ने क्या बताया, टेक्निकल ने गलत बता दिया तो एक नीति का हिस्सा बन गया, एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। मैं किसानों से कहता हूं कि किसी भी विषय को आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आंख दिया है, अपने दिमाग से अपनी आंखों से विषयों को समझने का प्रयास करें। विषय की गहराई तक, विषय की सत्यता तक आपको जाना है। अगर आप नहीं गए, दूसरे के मुंह से सुना तो सत्यानाश है, ठीक है ना। तो मित्र, मैं पिछले 2009 से ये काम कर रहा हूं। 2009 से आज 16 साल हो गया और यहाँ से दसियों हजार लोग हमारा जीवामृत दूरस्थ इलाकों से, देश के, यहाँ से लेकर के जा चुके हैं। तो वो जो जीवामृत बताया गया, उस जीवामृत को प्रयोग करके जिसने भी किया, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, तो उनके सबके दिमाग में है कि इससे पैदावार गिर जाता है और गिरता है। हमारे साथ जो देश का 5.5-6 लाख किसान जुड़ा है, तो उनको हमारी बात में कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये सज्जन शायद सही बोल रहे हो, क्योंकि हम इसका विज्ञान बताते। देखिए आप, गोबर में, गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं, लेकिन वो जीवाणु पाचन की क्रिया में मदद करने वाले थे। जब गोबर गाय ने किया तो बाहर आ गए। किसी ने टेस्ट किया तो उसमें जीवाणु मिल गए, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं। जीवाणु तो हमारे मल में भी होते हैं, जीवाणु तो भैंस के गोबर में भी होते हैं, बट अब उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं है। मैंने कई बार वीडियो बोला है कि जो किसान गाय पालता है, डेली गोबर एक जगह डंप करता रहता है, अगर गाय के गोबर में जीवाणु लाभदायक होते तो गोबर डिकम्पोज हो जाता। गोबर तो वैसे ही पड़ा रहता है, सूख जाता है। तो माने कि जीवाणु है, लेकिन नेचर वाले जीवाणु नहीं है। अब उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं। तो है क्या कि जो जीवाणु हमारे खेत में थे वो मैंने पेस्टिसाइड डाले तो मर गए। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक जब खाते हैं, किसी को बुखार आए और 3 दिन अच्छे एंटीबायोटिक खा ले तो फिर उसकी भूख खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे शरीर में वो जो बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया था वो मर गया, साथ साथ जो बेनिफिशियल थे वो भी मर गए। इसलिए नेचर का नियम है कि अब हमको भूख नहीं लग रही, उल्टी होने वाली है, क्योंकि भगवान कहता है बेटा अब इस पेट में अगर भोजन गया ना तो पचाने वाले जीवाणु नहीं है वहां पर, तो आपको नुकसान है। इसलिए प्रकृति कहती तू खाना मत खा। ठीक इसी प्रकार मिट्टी में जब हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले, दीमक को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, तो जमीन के सारे प्रकार के जीवाणु मर। इसीलिए जमीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही। किसान हर साल यूरिया, डीएपी, पोटाश की मात्रा बढ़ाता चला जा रहा है और जमीन की जो जमीन में ह्यूमस था वो घटता चला जा रहा है, क्योंकि गोबर और बायोमास कोई डालना नहीं चाहता, क्योंकि सरल हो गया यूरिया, डीएपी डाल। भोजन का स्वाद भी चला गया, भोजन की पौष्टिकता भी चली गई और बीमारी और कीड़ा लगा, उसको मारने के लिए आपने इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड डाल दिए तो वो भी भोजन में चला गया।
तो आदमी आज जो खाना खा रहा है वो खा करके क्या स्वस्थ तो कोई है नहीं, ना शरीर स्वस्थ है ना दिमाग स्वस्थ है। तो ये जो जीवामृत है, ये पिंटू से कहूंगा दिखाएं जरा, लिखा है जंगल के सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन की इकाई। मतलब मैंने आज के 16 साल पहले मुझको एक कहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया कि जमीन में एक रहीमदास जी का दोहा है ना, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरिया। यानी जंगलों में किसी भी वनस्पति को ना खाद चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कोई बीमारी है, ना कीड़ा है, यानी कि क्योंकि वहां भगवान की, प्रकृति की, राम की संपूर्ण माया जिंदा है। हमारे खेतों के साथ क्या हुआ, जो आधुनिक कृषि तकनीकियां हैं उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं ध्यान रखा कि प्रकृति की व्यवस्था नष्ट ना होने पाए। एग्रीकल्चर साइंस की परिभाषा में लिखा है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन करें कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाए, लेकिन भूमि की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। आधुनिक कृषि तकनीकियों ने कहा कि किसान धनाढ्य बन जाए, भूमि मरती हो तो मर जाए, प्रकृति नष्ट होती हो तो नष्ट हो जाए। तो उसी दुनिया में किसान चलने लगा। अब क्या हुआ कि किसान कर्जदार हो गया। देश में प्रोडक्शन बेशक बढ़ा है, लेकिन उस प्रोडक्शन में कोई दम नहीं है। क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी उसकी बिल्कुल बेकार हो गई। दूसरा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने 330 मिलियन टन खाद्यान्न दे दिया हो, 220 मिलियन टन सब्जियां दे दिया हो, 110 मिलियन टन फल दे दिया हो, वो किसान कर्ज में क्यों है? मतलब खेती इतना बड़ा उद्योग जिस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैदावार मिल रही है और उसका मालिक किसान कर्ज में क्यों है? और वो कृषि उपज खाने वाला अस्पताल में क्यों है? प्रश्न केवल इतना है। तो मित्र, मैं कहता हूं धरती में ह्यूमस बढ़ाइए। एक ही चीज है, खेती की हर समस्या का एक उत्तर है कि कैसे अपनी जमीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। अब ह्यूमस है क्या? ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें कूड़ा करकट मल मूत्र यानी कार्बनिक पदार्थ, और वो कार्बन में बन गए हैं और फिर उसमें जंगल के जीवाणु हैं। इसी जमाने में जब हम पेस्टिसाइड नहीं यूज करते थे तो ये जीवाणु सब मेरे खेतों में थे। खेत की मेड़ के पेड़ काट दिए तो गर्मी के कारण मर गए, या खेत में मैंने पेस्टिसाइड डाले तो उस पेस्टिसाइड के इफेक्ट से मर गए। यानी देश की जो 14 करोड़ कृषि योग्य भूमियां हैं उसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक खेती में जीवामृत की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है, कोई बुरा ना माने, कि जो वर्तमान में जीवामृत में गौमूत्र, गोबर और ये सब कर रहे हैं, उनको लगता है हमको कई बार ऐसा कि कहीं वो भी केमिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसान जब करेगा गोबर गौमूत्र, पैदावार घटेगी तो फिर वहीं लौट जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री चलती रहे, हमारा काम भी चल जाए, मुझे पद्म श्री भी मिल जाए और मामला वहीं का वहीं अटका रहे। मैं किसानों से अक्सर कहता हूं, मित्र, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए, विषय को खुद स्वयं से समझने का प्रयास करिए। तो इस जीवामृत में बनाने में बिल्कुल सरल है मित्र। जो किसान झांसी आकर के हमसे 5 लीटर ले जाएं, वो इस 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे और 28 किलो चीनी, 28 किलो गुड़ डाल देंगे। अगर 200 लीटर बनाना, यानी कि 5 लीटर मेरा जीवामृत, 28 किलो चीनी और 200 लीटर पानी, ये 10 एकड़ जमीन का है। एक ड्रम 10 एकड़ जमीन की खेती करवाएगा। वो जो जीवामृत गौमूत्र वाला है, किसान एक ड्रम बनाता है, फिर ये खेत में ले जाता है, फिर सिंचाई के माध्यम से 1 एकड़ जमीन में पूरा फैलाता है, फिर बनाता है, फिर फैलाता है, फिर बनाता है, 3 बार डालना होता है। यानी कि 200 लीटर 200 लीटर 200 लीटर 3 बार डालेगा। ये कोई किसान करता क्यों नहीं, ये भी सुन लीजिए। बहुत सारे 90% किसानों के खेत उनके घर से किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, जहां कोई घर मकान नहीं है। तो वो किसान अपने घर में बनाएगा,
अब जब उसको सिंचाई करना है किसी फसल में, तो इस ड्रम को उठा के खेत कैसे ले जाए? किसी के पास बैलगाड़ी नहीं है। इस ड्रम को ले जाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर कम से कम 2-4-500 रुपया तो मांगेगा। तो किसान इसलिए नहीं कर रहा है कि किसान सुन तो लेता है सरकारी सिस्टम की बातें जो लोग पढ़ाते हैं, गोबर ले लो, गौमूत्र ले लो। 80% किसानों के पास गाय नहीं है, तो वो सुनते रहते हैं और दूर हो जाते हैं कि चलो हमारे पास तो गाय नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही। जिनके पास गाय है उनके सामने यूरिन इकट्ठा करने का चैलेंज है, क्योंकि गाय खड़ी हो तो मग्गा लेके खड़े होइए। फिर कुछ लोग कहते हैं बुद्धिजीवी कि नहीं, गाय के नीचे पक्का फर्श बना दीजिए। मित्र समझना, जब गाय के नीचे हम चिकना फर्श बनाते हैं तो गाय जब बैठती है और खड़ी होती है तो उसको असहज महसूस करती है, तकलीफ होती है। तो हमको गाय की तकलीफ की चिंता नहीं है, हमको गाय के पेशाब की चिंता है। अक्सर मैं कहता हूं कि देश के वो लोग जो गौ आधारित खेती कराना चाहते हैं, मैं तो दिल खोल के